Hello students, good morning. So let's start with structure of atom, chapter number 2 of 11th standard. तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम मतलब कि एटम का क्या स्ट्रक्चर होगा, उसके अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स होंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सब एटॉमिक पार्टिकल से। सब एटॉमिक पार्टिकल्स का मीनिंग क्या होगा कि एटम के अंदर कौन कौन से छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। तो 9th स्टैंडर्ड में हम पहले इनके बारे में पढ़ चुके हैं, अबाउट द इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड अबाउट द न्यूट्रॉन। ये हमारे 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स रहते हैं एटम के, ऑल्सो नोन एज सम एटॉमिक पार्टिकल्स। सो आफ्टर द ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम अपने मेन टॉपिक पे आएंगे। उससे पहले बात करते हैं जो आपका इलेक्ट्रॉन है, इसका मास कितना होता है और इसके ऊपर चार्ज कितना होता है, बिकॉज न्यूमेरिकल में छोटे छोटे पॉइंट बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं। तो आइए करते हैं इसे। तो इलेक्ट्रॉन की बात की जाए, यहां मैं कॉलम बना लेती हूं मास का और यहां बना लेती हूं कॉलम चार्ज का। तो बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की। तो स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन का मास लेता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। याद रखना ये यूनिट क्या है आपकी, केजी है। अगर मैं चार्ज की बात करूं तो इसका चार्ज रहता है नेगेटिव में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलम। चार्ज की यूनिट रहती है कुलम। तो अब बात की जाती है प्रोटॉन की। प्रोटॉन का चार्ज भी इसके इक्वल ही रहता। आप कहेंगे मैम डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इज इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एंड प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। तो यहाँ पे मैंने नेगेटिव लगा दिया, यहाँ मैंने पॉजिटिव लगा दिया, दोनों की मैग्नीट्यूड आपकी सेम रहेगी। बात करते हैं प्रोटॉन के मास की। इट विल बी इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ओके, नाउ कम टू द न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन यानी हैविंग नो चार्ज, इस पे कोई चार्ज नहीं होता, पॉजिटिव ना नेगेटिव। तो चार्ज की बात की जाए तो यहां लिखेंगे हम नील, यानी कि 0 चार्ज होगा। न्यूट्रॉन का मास जो है प्रोटॉन के मास के इक्वल होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो हमने यहाँ बात कर ली अबाउट द सब एटॉमिक पार्टिकल्स, बट नाउ कम टू द स्ट्रक्चर ऑफ एटम की। एटम का स्ट्रक्चर किस तरीके का होगा, उसकी शेप क्या होगी, पार्टिकल्स के बारे में हमें जस्ट एक ब्रीफ आइडिया था। तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट आए जिन्होंने हमें बताया अबाउट द शेप, अबाउट द स्ट्रक्चर। सो लेट्स डिस्कस देम। तो द फर्स्ट वन इज थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। थॉमसन, ये जो है पूरा नेम था जे थॉमसन। जे थॉमसन ने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। ये पॉइंट नोट कर लेना, 1 मार्क्स में बहुत ज्यादा आते हैं। इस तरीके से आता है क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की? तो इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था? जे थॉमसन ने। ओके, अब बात करते हैं कि जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को किस तरीके से डिस्कवर किया, क्या क्या बातें बताई। तो ये आपके सामने एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या है, थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल। ये स्टूडेंट, इन्होंने थॉमसन ने समझाने के लिए 2 एग्जाम्पल लिए थे। एक तो एग्जाम्पल लिया था पुडिंग का और एक एग्जाम्पल लिया था वाटरमेलन का। ये दोनों ही एग्जाम्पल्स आपके एनसीईआरटी बुक्स में मेंशन है। अब पुडिंग की बात किस तरीके से की कि जैसे कि हम चॉकलेट पुडिंग्स लेते हैं, चॉकलेट पुडिंग्स में क्या होता है, पूरे में पुडिंग के अंदर छोटे छोटे चॉकलेट के पीसेस होते हैं। सेम उसी तरीके से एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, छोटे छोटे पीसेस हैं। जैसे पुडिंग में चॉकलेट एम्बेडेड है कि मैं उसको निकाल दूं तो वो उसकी शेप ले लेता है, उसी तरह से एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, एम्बेडेड होंगे। ये बात कही थी जे थॉमसन ने। सेम एग्जाम्पल इसने लिया था वाटरमेलन का। वाटरमेलन में कहता है कि तरबूज में जिस तरीके से बीज एम्बेडेड होते हैं, गड़े हुए होते हैं कि वो उसकी शेप ले लेते हैं, सेम इसी तरीके से एटम के अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड रहते हैं। तो थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल देखिए, ये आपके कुछ इलेक्ट्रॉन हैं और स्पेरिकल क्लाउड ऑफ पॉजिटिव चार्ज
यानी यहाँ पे इतनी बात तो क्लियर होगी, जो थॉमसन था उसने हमें एक तो शेप के बारे में आइडिया दिया था कि कौन सी शेप रहेगी, स्फेरिकल शेप रहेगी। उसके बाद बताया था जो स्फेरिकल शेप है चलो वो पॉजिटिव चार्ज की है, और क्या बताया, इलेक्ट्रॉन क्या हैं, एम्बेडेड हैं, ये बात इसने बताई थी। और डायग्राम की हेल्प से आप क्या देख सकते हैं कि जितने इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। एंड एज आई नो कि जितने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अगर इक्वल हैं और उनका चार्ज भी इक्वल है तो वहां पे क्या होगी, न्यूट्रलिटी। तो मैं यहां पे क्या लिख सकती हूं, इट एक्सप्लेन्स न्यूट्रलिटी ऑफ एटम। एटम की न्यूट्रलिटी को एक्सप्लेन किया। कैसे एक्सप्लेन किया, यहां हम मेंशन कर सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके इक्वल रहे थे, नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल रहे थे, जिसकी वजह से आपकी एटम क्या हो गया था, न्यूट्रल हो गया था। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 मार्क्स का क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है पीबीएफ एग्जाम में, हाउ द न्यूट्रलिटी ऑफ एटम कैन बी एक्सप्लेन। तो आप इसकी हेल्प से यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट मॉडल। नाउ कम टू द सेकंड मॉडल, दैट इज रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। तो जे थॉमसन ने की थी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, रदरफोर्ड ने की थी प्रोटॉन की डिस्कवरी। 1 मार्क्स के क्वेश्चन काफी बार पूछे गए हैं। इसने की थी प्रोटॉन की डिस्कवरी। अब बात करते हैं रदरफोर्ड ने क्या बातें बताई, क्या एक्सपेरिमेंट किया था। तो रदरफोर्ड ने किया था अल्फा पार्टिकल्स की स्कैटरिंग। क्या किया था, स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो ब्रीफ आइडिया हम 9th स्टैंडर्ड में ले चुके हैं इसके अबाउट। मीन्स कि हमने क्या किया, अल्फा पार्टिकल यानी कि हैविंग 2 चार्ज +2 चार्ज की बात कर रहे हैं, उसको हमने क्या किया, गोल्ड फॉइल के एटम्स के ऊपर स्ट्राइक किया। तो जब मैंने इसको गोल्ड फॉइल के एटम्स पे स्ट्राइक किया, वहां पे मुझे क्या देखने को मिली, स्कैटरिंग देखने को मिली। कि वहां पे आपकी जो रेज आ रही थी वो ऐसा नहीं है कि सारी की सारी स्ट्रेट गई, नहीं, वो रे क्या है, डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफ्लेक्ट हुई। जैसा कि आप देख सकते हैं ये है आपका +2 चार्ज, 2 प्लस लगे हुए हैं। अब बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल, बीम यानी कि ग्रुप ऑफ रेज की बात की जा रही है। तो ये है गोल्ड की फॉइल। यहां पे क्या हुआ, थोड़ा सा डिफ्लेक्शन हुआ, स्मॉल डिफ्लेक्शन। उसके बाद बात की जाती है यहां से, ये लाइन आपकी स्ट्रेट चलेगी, थर्ड भी आपकी स्ट्रेट चलेगी। तो क्या बात बोली गई, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पासेस स्ट्रेट, काफी तो आपकी स्ट्रेट चलेगी। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट फोर्थ ने क्या शो किया, लार्ज डिफ्लेक्शन, यानी यहाँ पे डिफ्लेक्शन हुई। फिफ्थ वाले तो देखिए टर्न बैक, पीछे ही आ गए, इतना ज्यादा उसको धक्का लगा, कोई ऑब्स्टेकल उसे मिल गया तो फिर वापस आना पड़ा। नेक्स्ट है वो भी स्ट्रेट चलेगी, फिर नेक्स्ट भी स्ट्रेट चलेगी। यानी यहां पे मुझे 3 ऑब्जर्वेशंस मिलते हैं। मैं हेडिंग बना रही हूं ऑब्जर्वेशन की। यहां से मुझे क्या आइडिया मिलता है कि काफी तो आपकी क्या चलेगी, स्ट्रेट। तो मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, यहां पे समझ आना, मोस्टली पास स्ट्रेट। सेकेंड की बात की जाए, स्मॉल डिफ्लेक्शन था। और कौन सी ऑब्जर्वेशन है आपकी, लार्ज डिफ्लेक्शन भी हो सकती है। कि इन 3 तरह के ऑब्जर्वेशंस मुझे देखने को मिली। अब ये ऑब्जर्वेशन जो रदरफोर्ड ने दी, तो उसने क्या कंक्लूजन निकाला यहाँ पे, फिर क्या बातें पता चली, आइए वो डिस्कस करते हैं अब। तो नेक्स्ट हेडिंग बनाइए कंक्लूजन। आपके पास सीबीएसई में कुछ इसी तरह का क्वेश्चन आता है, राइट द ऑब्जर्वेशन, राइट द कंक्लूजन। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में लिख रही हूँ, और आई थिंक अब आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी इसे कंप्लीट करके लिखने में। तो आप इसको पूरी लाइन लिख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट व्हेन वी टॉक अबाउट द अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो कंक्लूजन की बात करते हैं, मोस्टली क्या चलेगी, स्ट्रेट चलेगी। स्ट्रेट जाने का मतलब क्या है कि रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल नहीं था, तभी वो बंदा स्ट्रेट जा रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं आई रास्ते में जाने के लिए। तो यहां पे मैं लिख सकती हूं, फर्स्ट मेरा कंक्लूजन, मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी, कि काफी स्पेस क्या था, एम्प्टी था, तभी वो स्ट्रेट गई। सेकेंड की बात की जाए तो स्मॉल डिफ्लेक्शन, थोड़ी सी डिफ्लेक्शन हुई। डिफ्लेक्शन की वजह से देखिए ये है आपका पॉजिटिव चार्ज,
जा कहां से रही है, इलेक्ट्रॉन के पास से। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से वहां पे क्या हुई, ये तो आपका एम्प्टी आ गया था, वहां पे क्या हुई, ड्यू टू अट्रैक्शन ये सारा काम हुआ, अट्रैक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। जहां तक बात की लार्ज डिफ्लेक्शन की, देखिए ध्यान से देखना, ये जो लार्ज डिफ्लेक्शन है कब हुआ, जब ये न्यूक्लियस पे टकराई, यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव मीन्स कि वहां पे क्या हुई, रिपल्शन हुई। ध्यान रखना कौन सी इंट्रैक्शन की बात की जा रही है, सेकेंड में मैंने बात की अट्रैक्शन की, थर्ड में मैंने बात की रिपल्शन की। तो ये तो थे बिल्कुल शॉर्ट में ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन। बट अब बात करते हैं इन सारी बातों पे जो पोस्टुलेट वर्ड होता है कि पोस्टुलेट क्या क्या है रदरफोर्ड के, आइए उन्हें डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग डालते हैं सबसे पहले, पोस्टुलेट्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। तो फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है कि आपकी किस तरीके से मुझे आइडिया हो रहा है एटम का, कि एटम के अंदर स्फेरिकल शेप है, ओके है, ये तो बात जे जे थॉम्सन ने बता दी। आफ्टर दैट कि इलेक्ट्रॉन क्या है, उसके ऑल अराउंड है और बीच में क्या है, न्यूक्लियस है। तो फर्स्ट पोस्टुलेट मैं लिखूंगी यहां पे, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एटम। एटम के सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये बात मुझे यहाँ पे पता चल गई। और क्या बातें पता चली, सेकंड पॉइंट पे आते हैं। मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी, ये बात क्लियर होगी कि बीच का स्पेस क्या है, एम्प्टी है। थर्ड है, जो न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट है, तो हमारे पूरे एटम का मास भी क्या होता है, सेंटर में प्रेजेंट होता है। ये तो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि आपके कोई भी ऑब्जेक्टिव का मास क्या होगा, सेंटर में कंसेंट्रेट होगा। मास ऑफ न्यूक्लियस इज कंसेंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ एटम। अब हम इनको स्ट्रक्चर की हेल्प से देख सकते हैं। देखिए बीच में क्या है आपका, बीच में रहेगा आपके पास न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में क्या होने वाला है, न्यूक्लियस में होने वाले हैं प्रोटॉन, और न्यूक्लियस में क्या होने वाला है, न्यूट्रॉन। और जो आपके इलेक्ट्रॉन है वो क्या होंगे, चारों तरफ इसके ऑर्बिट के अंदर प्रेजेंट होंगे। तो ये था रदरफोर्ड का स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं लिमिटेशंस क्या है। अब क्वेश्चन लिमिटेशंस के ऊपर भी तो आ सकता है। तो स्टूडेंट्स देखिए, इसने एक बात कही थी कि इलेक्ट्रॉन क्या है, इसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। क्या बात कही थी कि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, जैसा कि डायग्राम में दिया हुआ है। बट एक मैक्सवेल नाम का साइंटिस्ट आया था, उसने क्या बात की कि अगर इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं, तो रिवॉल्व करने के थोड़ी देर बाद, कुछ देर बाद उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अब खुद से एग्जांपल लेके देखिए, आपको मान लीजिए एक सर्कुलर ट्रैक में भागना है, आप कितनी देर भाग पाएंगे, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी। बट आफ्टर दैट टाइम, आपकी कैपेसिटी खत्म होने के बाद आप क्या हो जाएंगे, वहां पे गिर जाएंगे। सेम इसी तरीके से मैक्सवेल ने क्या बात कही कि अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे तो कुछ टाइम के बाद वो न्यूक्लियस में गिर जाएंगे। यानी कि इसकी लिमिटेशन क्या हुई, कांट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। क्या लिमिटेशन रही, कांट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। एटम की स्टेबिलिटी को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो दो मॉडल्स हमने यहां पे कर लिए। द नेक्स्ट वन इज अबाउट द एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। अब ये टर्म्स जो है, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, बहुत बेसिक टर्म्स है, 9th स्टैंडर्ड से रिलेटेड, बट यहाँ पे हमारे पास काफी क्वेश्चन रहते हैं इसके। तो देखिए, एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर जेड। जेड लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एटॉमिक नंबर आपका होता क्या, आइए इसे डिफाइन करते हैं पहले। इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एटम।
तो देखिए स्टूडेंट्स किस तरीके से डिफाइन किया गया कि एक एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने प्रोटॉन होंगे, वो क्या आपको डिफाइन करता है एटॉमिक नंबर। नाउ कम टू द नेक्स्ट टर्म दैट इज मास नंबर। एटॉमिक नंबर जेड से रिप्रेजेंट होगा, मास नंबर जो है आपका ए से रिप्रेजेंट होगा। अब मास नंबर आपको क्या बताता है, लिखिए इट इज डिफाइंड एज सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। देखिए स्टूडेंट्स मैंने अभी क्या बात कही थी कि एक एटम में क्या है, बीच में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है, और मास क्या होता है एक एटम का, सेंटर में कंसंट्रेट है, तो मास नंबर को कैसे डिफाइन करेंगे, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब 1 मार्क्स में या तो डेफिनेशन आ सकती है, या देखिए अब इसको क्वेश्चन पे किस तरीके से अप्लाई किया जाएगा। So the first question is calculate the number of proton, neutron and electron। आपको तीनों ही फंडामेंटल पार्टिकल्स को कैलकुलेट करना है, किसके अंदर Br ब्रोमीन दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर है 35 एंड मास नंबर है 80। या तो स्टूडेंट्स आपके पास इस तरीके से लिखा सकता है, या फिर ये ऐसे भी दे सकता था, ब्रोमीन मास नंबर कितना है 80, एटॉमिक नंबर कितना है 35। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट, कि हम एलिमेंट का सिंबल लिखते हैं, ऊपर क्या लिखते हैं मास नंबर लिखते हैं, और नीचे क्या लिखते हैं एटॉमिक नंबर लिखते हैं। तो आइए इसे कैलकुलेट करते हैं। अब ब्रोमीन को आप देख सकते हैं क्या लिखा था मैंने 80 एंड 35, यानी कि एटॉमिक नंबर कितना है 35, और मुझे पता है जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही क्या होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 35, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं 35। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो पता चल गया मुझे, अब बात की जाती है न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन कैसे पता चलेगा, मेरे पास क्या गिवन है मास नंबर गिवन है, यानी मुझे क्या करना है, देखिए मास नंबर आपका क्या था नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो मास नंबर कितना है यहाँ पर 80, प्रोटॉन कितने हैं 35, न्यूट्रॉन मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करने हैं, सो इट विल बी इक्वल टू 45। सो आई कैन राइट हियर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने रहेंगे, इट विल बी इक्वल टू 45। तो आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया जा सकता है, एलिमेंट दे दिया जाएगा एंड यू हैव टू फाइंड आउट द फंडामेंटल पार्टिकल्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। देखिए क्वेश्चन में ट्विस्ट, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों चीजें दे दी गई हैं। अब आपको क्या करना है, प्रॉपर सिंबल असाइन करना है कि सिंबल क्या होने वाला है। तो देखिए एक स्पीशीज में मैं यहां लिख लेती हूँ पहले फाइल में जो बातें गिवन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 18, नंबर ऑफ प्रोटॉन है 16, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगेन क्या है 16। तो हमें क्या करना है, सिंबल देना है। सिंबल देखिए जब प्रोटॉन की बात की गई कितने हैं 16, यानी कि 16th नंबर पे कौन आता है सल्फर। ऊपर क्या लिखना है आपको मास नंबर, मास नंबर यानी कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का एडिशन, ओके लिख लेते हैं। नीचे आपको क्या लिखना है एटॉमिक नंबर, यानी 16 लिख देते। बट ट्विस्ट देखिए, ट्विस्ट क्या है कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं 18, प्रोटॉन कितने हैं 16, मींस कि इट हैज गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर चुके, तो ऊपर चार्ज कितना आएगा 2 नेगेटिव। सो दिस इज द प्रॉपर सिंबल ऑफ द स्पेसिस। ओके, द नेक्स्ट टर्म इज अबाउट आइसोटॉप एंड आइसोबार। तो आइसोटॉप क्या होते हैं, देखिए बिल्कुल शॉर्ट में बात करें तो जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है सेम होता है, और मास नंबर क्या होता है डिफरेंट होता है। एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है, इस तरह के स्पीशीज को क्या बोला जाता है आइसोटॉप बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन के मेरे पास 3 आइसोटॉप एग्जिस्ट करते हैं। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर तो सेम ले लिया, देखिए नीचे मास नंबर 1 2 3, इट इज प्रोटियम
इट इज ड्यूटीरियम एंड इट इज ट्रिटियम। ये 3 आइसोटॉप आपके एग्जिस्ट करते हैं हाइड्रोजन के लिए। तो नाउ कम टू द आइसोबार। आइसोबार का मतलब क्या होगा, यहाँ पे तो एटॉमिक नंबर सेम था, यहाँ अपोजिट हो जाएगा। मास नंबर आपका सेम है, एटॉमिक नंबर आपका क्या है, डिफरेंट है। देखिए दोनों टर्म्स बिल्कुल अपोजिट हो गए। अब इनके एग्जांपल्स की बात करें तो आपने पढ़ा है अबाउट द आर्गन एंड कैल्शियम। दोनों के ही मास नंबर कितना है, 40, एटॉमिक नंबर 18 है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 20 है। तो इस टाइप से हम आइसोटॉप एंड आइसोबार को डिफाइन करेंगे। देखिए आपको क्या करना है, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, राइट द कंप्लीट सिंबल फॉर द एटम। आपके पास एटॉमिक नंबर दिया हो सकता है, मास नंबर दिया हो सकता है। आइए एग्जांपल लेते हैं कोई, जैसे कि ए दे दिया गया 11, जेड दे दिया गया 23। आपको पता है एटॉमिक नंबर कितना है, 11। 11 नंबर पे कौन आता है, सोडियम आता है ऑब्वियसली। तो क्या करेंगे, 23 का मास नंबर, एटॉमिक नंबर 11। तो कुछ इस तरीके से मतलब हमें क्या करना है, स्पीशीज को रिप्रेजेंट करना है। एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं। ए बात करते हैं 13, जेड बात करते हैं 27। तो मुझे आइडेंटिफाई करना है, एटॉमिक नंबर 13 है तो क्या होगा, मेरे पास एल्यूमिनियम है, यानी कि 13 और 27। तो इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करेंगे। द नेक्स्ट वन इज राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो हमें आज मतलब इस कॉन्सेप्ट में पढ़नी है अबाउट द ऑर्बिटल्स। वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस। बट अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लेते हैं कि ये नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब क्या। देखिए हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होता है ओनली। अब नेगेटिव यानी कि इट हैज गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो मैं अभी तो सिंपली बात कर लेती हूँ, कितना है, 2 होंगे। सोडियम की बात की, पॉजिटिव यानी ये लूज कर चुका है तो कितने बचेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन, तो 2,8। कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम क्या है, 20 और 2 लूज कर चुका है तो कितना हो जाएगा, 18। तो इस तरीके से हमें करनी है। नेक्स्ट ऑर्बिटल की फॉर्म में हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।